हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चरण। का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, कला क्षेत्र में परिवर्तन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वो एग्जाम जो SCRT NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि डेनियल बंधुओं द्वारा उत्कीर्ण चित्रों के एल्बम को ब्रिटेन में लोकप्रियता मिली। फिर नेक्स्ट है, रूप चित्रण औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली थी। किरमिच पर राजाओं एवं ब्रिटिशों के वैभव का प्रदर्शन आदमकद चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, जबकि भारत में पूर्व में छवि चित्र लोहे आकार में बनाए जाते थे। फिर नेक्स्ट है, भारत के स्थानीय कलाकारों ने भित्ति चित्र में परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल कर औपनिवेशिक चित्रकला शैली को सशक्त चुनौती दी थी। फिर नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला के दो रूप है, भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। अरिपन चित्र मतलब भूमि चित्रण। पहले ये चित्र दीवारों और फर्शों पर ही बनाए जाते थे, बाद में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकित होने लगे। भित्ति चित्रों के तहत देवी देवताओं, विभिन्न त्योहारों, विवाह और पारिवारिक अनुष्ठानों के चित्र बनाए जाते हैं। फिर अरिपन चित्रों के अंतर्गत मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, फल फूल, स्वास्तिक, द्वीप आदि के चित्र उकेरे गए। फिर नेक्स्ट आइए, सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। पहला है ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली के तहत बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचना एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। गॉथिक शैली की विशेषता थी तो ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार दोहरा मेहराबे और बारीक साज सज्जा। फिर 19वीं सदी के आखिर में भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों को मिलाकर इंडो सारासैनिक शैली बनी। भारत के मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली प्रभावित थी। फिर नेक्स्ट है ये कि बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम और उपन्यास आनंद मठ देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC TRE 2.0 में, SST सब्जेक्ट में पूछा हुआ है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको बंकिम चटर्जी भी बोलते हैं। फिर हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे भारतेंदु ने अपना प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा इसी दौर में लिखा गया। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। फिर है, मुंशी प्रेमचंद ने कहानी आहुति और उपन्यास गबन 1937 में लिखा और गोदान सहित कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ भी इसी कालखंड में लिखा गया। यानी आहुति, गबन और गोदान किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। फिर अल्लामा इकबाल ने उर्दू भाषा में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की। तो पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिर नीचे आइए, उत्कीर्ण चित्र तथा एल्बम में क्या अंतर होता है? तो लकड़ी या धातु के छापे पे कागज पर बनाए गए चित्रों को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। फिर किरमिच क्या है? तो किरमिच गाढ़ा या मोटा कपड़ा था जिस पर चित्र उकेरा जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। भित्ति चित्र क्या थे? तो दीवारों पर बनाए गए चित्रों को ही भित्ति चित्र कहा जाता है। फिर देखिए, परिप्रेक्ष्य विधि क्या होता है? तो इस विधि द्वारा चित्रों में नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी को अवबोध कराने के लिए रोशनी और परछाई का उपयोग किया गया। फिर नेक्स्ट आइए नीचे कि शीर्षक मेरी माँ है जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित जलरंग है। ठीक है, मेरी माँ जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित जलरंग है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सही या गलत को चुनना है। पहला क्वेश्चन, साहित्य में पराधीनता का बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरत की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना की थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आनंद मठ की रचना किसने की है? अभी आपने देखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। फिर तीसरा क्वेश्चन, रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये भी सत्य है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया है। ये भी सत्य है। फिर वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र ने की थी। ये भी सही है, सत्य है। फिर नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों को भरे। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को डैश कहा जाता है। तो लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण लेख कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ख, औपनिवेशिक काल में बनाए गए सभी चित्र डैश होते थे। तो औपनिवेशिक काल में बनाए गए सभी चित्र वो रूप चित्रण होते थे। फिर है नेक्स्ट ग क्वेश्चन, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए डैश की चित्रकारी की जाती थी। तो अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्धों के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। फिर एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले डैश कलाकार थे। तो एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। फिर ये निम्नलिखित की जोड़ी बनाए, निमेज द फ्लोइंग। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता इंडो ग्रीक शैली में बना हुआ है। फिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है वो बम्बई में गौतिक शैली में बना हुआ है। फिर मद्रास लॉकआउट जो है वो भी इंडो सारासैनिक शैली में बना हुआ है। फिर नीचे चाहिए, इनके निर्माण के लिए इन्होंने मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया।
इनमें से एक है ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली थी। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। फिर नेक्स्ट है ये अन्य स्थापत्य शैली जिनका नाम अंग्रेजों ने प्रयोग किया था, वह है गौथिक शैली और इंडो सारासेनिक शैली। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। नीचे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय कलाकार किस दृष्टिकोण को लेकर भारत आए थे? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर भारत आए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन, यूरोपीय कलाकार किस नई चित्रकारी तकनीक को भारत में लाए थे? तो तेल चित्र को भारत लाए थे वो। तीसरा क्वेश्चन, किन चित्रों का एल्बम किसने बनाया था? तो किन चित्रों का एल्बम जो है वह डैनियल बंधु ने बनाया था। फिर लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी कब लगाई गई थी? तो लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की जो प्रदर्शनी है वो 1942 में लगाई गई थी। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि जापान के तोकामाची शहर में किस पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है? तो जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र डैश होते थे? तो औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र जो थे वो आत्मकद होते थे। फिर है मैसूर के शासक टीपू के महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए डैश चित्र से सजे होते थे? तो भित्ति चित्र से सजे होते थे। फिर परिप्रेक्ष्य विधि के चित्रों में नज़दीक और दूर वाले चीज़ों के बीच दूरी का बोध कराने के लिए रोशनी और परछाई का उपयोग किया जाता था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी कल का टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।